Hello students, yesterday we went through barter system, introduction to barter system। हमने पढ़ा एक्सचेंज क्या होता है, किस तरह से बार्टर आया, किस तरह से एक्सचेंज शुरू हुआ, क्यों हमें एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ी, क्यों हमें बार्टर की ज़रूरत पड़ी, बार्टर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि बार्टर सिस्टम की में दिक्कतें क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है, जैसे जैसे सोसाइटी एजुकेटेड होती है, उसकी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं। और जब उसकी ज़रूरतें बढ़ती हैं तो आपस में डायरेक्ट एक्सचेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, पहली डिफ़िकल्टी है बार्टर की, रिक्वायरमेंट ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। मैंने आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स के बारे में कल एक एग्जांपल दिया था कि सपोज़ 3 लोग हैं, एक आप, एक नेबर 1 और नेबर 2। आप गेहूँ उगा रहे हैं, नेबर 1 डेयरी का काम कर रहा है और नेबर 3 राइस उगा रहा है। आपको दूध चाहिए, आपको डेयरी का कोई प्रोडक्ट चाहिए, पर जिसके पास डेयरी का प्रोडक्ट है उसे गेहूँ नहीं चाहिए जो आपके पास है। जो डेयरी का काम कर रहा है उसे राइस चाहिए, पर जिसके पास राइस है उसे डेयरी का प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, हम आपस में एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत बार्टर में यही आती है कि ज़रूरी नहीं है कि दो पर्सन जो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं उनके पास एक दूसरे की ज़रूरत का सामान हो। दूसरी डिफ़िकल्टी जो बार्टर में आती है वो है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, आप मार्केट जाते हैं, आपने 2 किलो चीनी ली। ठीक है, 2 किलो चीनी लेने के बाद आपने जितनी उस 2 किलो की वैल्यू है उतना पेमेंट किया, करेक्ट? क्या उससे ज़्यादा करते हैं आप? नहीं, ना उससे कम करते हैं। तो बार्टर में सबसे बड़ी दिक्कत ये आने लगी कि कोई मेजरमेंट नहीं हो पा रहा था वैल्यू का, किसी चीज़ की का मूल्य निर्धारण नहीं हो पा रहा था। मान लीजिए आपके पास चीनी है, ठीक है, और आपके नेबर के पास गाय है। आपको गाय की ज़रूरत है, आपके नेबर को चीनी की ज़रूरत है। आपने उसे चीनी दी और बदले में गाय ले ली। आप खुद सोचिए, क्या ये फेयर ट्रांजैक्शन हुआ? ऑब्वियसली गाय की वैल्यू चीनी की वैल्यू से ज़्यादा है, बट क्योंकि हमें ज़रूरत है तो हमें उस टाइम पे एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत बार्टर में आती थी कि हम चीज़ों का मूल्य निर्धारण नहीं कर पाते थे। ठीक, अब देखिए, तीसरी डिफ़िकल्टी है डिफ़िकल्टी इन एक्सचेंज ऑफ इनडिविजिबल कमोडिटीज़। ये आपकी मेजर ऑफ वैल्यू से ही जुड़ी हुई है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि 2 किलो चीनी आपने दी और आपको एक्सचेंज में गाय मिली, तो ये अनफेयर ट्रांजैक्शन हुआ। जिससे आपने एक्सचेंज किया उसको तो कम वैल्यू का सामान मिला, आपको ज़्यादा वैल्यू का सामान मिला। तो क्या ये फेयर ट्रांजैक्शन था? नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम गाय को डिवाइड नहीं कर सकते ना, कि आपने 2 किलो चीनी ली तो तुम मुझे 2 किलो गाय दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो बार्टर की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हम चीज़ों को डिवाइड नहीं कर सकते थे। ये कमी ओवरकम की मनी सिस्टम ने। मनी में क्या हुआ, हमने गाय के वज़न के हिसाब से उसका मूल्य निर्धारण कर दिया। मान लीजिए 100 किलो की गाय है, तो मैंने एक मेजर दे दिया कि 1 किलो की यूनिट 10 रुपये है, तो 100 किलो ऑब्वियसली 1000 रुपये की हो जाएगी। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज़ हैं जिन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो बार्टर में इस चीज़ की बहुत दिक्कत होती थी कि कभी हमें नुकसान होता था क्योंकि हमें कम वैल्यू की कमोडिटी मिल जाती थी, और कभी सामने वाली पार्टी जिससे हम एक्सचेंज कर रहे हैं उसे नुकसान होता था। अब देखिए, चौथी जो समस्या बार्टर में आती थी वो थी लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। अब पहले तो ये समझिए डिफर्ड पेमेंट होता क्या है। आप शॉप पे गए, आपने वहाँ से मैक्रोनी खरीदी, ठीक है। मैक्रोनी खरीदने के बाद आपने अंकल से पूछा कि अंकल ये कितने की है।
उन्होंने कहा ये 40 रुपीज़ की है, आपके पास 30 रुपीज़ ही हैं, ठीक, आपके जान पहचान के हैं अंकल। तो आपने क्या कहा, ठीक है अंकल ये लीजिए 30 रुपीज़, मैं 10 रुपीज़ आपको अभी आके देती हूँ, यानी मैं 10 रुपये का पेमेंट बाद में करूँगी। क्या बार्टर में ये पॉसिबल था? अगर आप मैक्रोनी लेने जाते, ठीक है, और सामने वाले के पास एक्सचेंज में देने के लिए आपको कुछ नहीं होता, तो क्या आप ट्रांजैक्शन करते? नहीं करते, ठीक। तो ये जो बाद में डिफ़र्ड पेमेंट है, नहीं, बाद में पेमेंट करने की सुविधा होती है, ये बार्टर सिस्टम में नहीं मिलती थी। क्रेडिट, हम इसे मॉनेटरी कमर्शियल टर्म में क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं, यानी उधार के ट्रांजैक्शंस। लैक ऑफ एफिशिएंट स्टोर ऑफ वैल्यू, सबसे बड़ी दिक्कत जो बार्टर में आती थी वो ये थी कि हम चीज़ों को स्टोर नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास आलू हैं, ठीक है, और आपको ऊन की ज़रूरत है, वूल की ज़रूरत है, तो आलू तो हर सीज़न में आते हैं, या ये बहुत सही एग्जाम्पल नहीं है, कोई सीजनल क्रॉप है आपके पास, मान लीजिए गन्ना, ठीक है, आपके पास गन्ना है और आपको ऊन की ज़रूरत है। अब देखिए ये दोनों बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी क्रॉप्स हैं, यानी गन्ना गर्मियों में होता है और ऊन ठंडियों में मिलता है, और आपका जो नेबर है उसको गन्ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो क्या होगा, आप एक्सचेंज करने जाएंगे, पर क्या आपको गर्मी के सीज़न में कहीं पे भी ऊन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अब या तो ये हो कि आप गन्ने को स्टोर करिए ठंडी तक, तो आप खुद सोचिए कि आप गन्ने को स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, गन्ना सड़ने लगेगा, पेरिश होने लगेगा, ख़राब होने लगेगा। तो बार्टर सिस्टम की एक ये भी बहुत बड़ी कमी थी कि वैल्यूज़ यानी चीज़ें स्टोर नहीं कर सकते थे। मनी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती थी, आपको ऊन चाहिए, आपने पैसे बचाए, आपने उसे रख दिया और ठंडी आने पे आपने ऊन खरीद लिया। बट बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था कि, या हम ये कह सकते हैं बहुत मुश्किल था कि चीज़ों को स्टोर किया जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें पेरिशेबल नेचर की होती हैं, कुछ चीज़ें जल्दी सड़ जाती हैं। Thank you girls. Just go through the portion. I will send you the PDF. Okay.